नमस्कार साथियों, गुंजन पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट एंड लाइब्रेरी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अपन एचएपी का पोर्शन चल रहा है। एचएपी में डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है जो आपका आगे बढ़ रहा है। ये क्लास एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी सभी के लिए उपलब्ध है। ये कोर्स सभी के लिए है। तो अब इसके आगे बढ़ा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेशन को मैंने आपको डेफिनेशन बता दी कल वाली क्लास में। फिर मैंने आपको इसके मेन ऑर्गन बताए थे, फिर इसके एसेसरी ऑर्गन बताए थे। अब आपका जो ऑर्गन माउथ के पश्चात, माउथ में आपको कल मैंने बताया टीथ और टंग, जो एसेसरी ऑर्गन है टीथ और टंग, इनके बारे में आगे चल रहे हैं। एक चीज और बता देता हूं कि ये डायग्राम और ये ऑर्गन लिखने का रीजन ये है कि आपका 4-5 मिनट 10 मिनट ये एक्स्ट्रा जो जा रहा है ना, उसको मैंने पहले कल बनाया, वापस और बनाऊं तो टाइम खराब होता है। तो इससे बढ़िया अपन कम टाइम में ज्यादा सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलते हैं आगे। तो देखिए टीथ का जो आगे चल रहा था अपना ये पोर्शन, तो आप वो बता देते हैं कि इसमें आपको 32 टीथ होते हैं, 4 प्रकार के, यानी 4 टाइप ऑफ टीथ इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में 4 प्रकार के दांत होते हैं। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3 इंटू 2, ये पूरे टोटल हो गए आपके 32। इसके अंदर आपको बता देते हैं कि भाई आपको अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ ले, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बता रहा हूं, 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3। ये अपर जो है, लोअर जो है, यानी ऊपर वाला जबड़ा, ये नीचे वाला जबड़ा, दोनों जबड़ों को इंटू 2 से करते हैं तो 2 बाई 2 कितने हो गए? 4 4 2 2 4 6 और 6, ये टोटल इंटू करोगे तो आपके 32 दांत हो गए। अब आपको क्वेश्चन पूछ लें कि इंसाइजर दांत कितने होते हैं मानव में, ह्यूमन में इंसाइजर टीथ कितने होते हैं? तो अपर जो और लोअर जो को जोड़ोगे तो आपके कितने आएंगे? 4 और 4 कितने हो गए? 8। ये जो आगे वाले दांत है ना, इनको कहते हैं इंसाइजर दांत। ये कितने हो गए टोटल? ये कल की क्लास में बता चुका हूं मैं। इंसाइजर कितने हो गए? 8। कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। अब इसके काम वर्क क्या होते हैं? तो इंसाइजर दांत का वर्क होता है कुतरने का। ये कुतरने के काम आते हैं। कल एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि नीट के अंदर क्वेश्चन आ रखा है कि चूहे और खरगोश के इंसाइजर दांत टूट जाते हैं तो क्या होता है? तो उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। रीजन ये होता है कि उसका मुख खुलना बंद हो जाता है। कैनाइन और प्रीमोलर, मोलर, ये अब कैनाइन दांत का काम है चीरना फाड़ना। ये मांसाहारी प्राणियों में ज्यादा विकसित होते हैं, ये चीरने फाड़ने में काम आते हैं। प्रीमोलर दांत चबाने में काम आते हैं और मोलर दांत और ज्यादा चबाने में काम लेते हैं। ये इतना अपने कल पढ़ चुके हैं। अब आगे जो पोर्शन है उस पोर्शन को देखते हैं अपन। आगे पोर्शन को देख रहे हैं भैया, तो चलते हैं आगे। अपन आगे का पोर्शन अपन टीथ की एनाटॉमी पढ़ रहे हैं। टीथ की एनाटॉमी, टीथ की एनाटॉमी, यानी टीथ बना हुआ कैसे है, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं। एनाटॉमी का मतलब होता है कोई भी ऑर्गन है, उस ऑर्गन मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या सिस्टम हुआ, वो ऑर्गन की स्ट्रक्चर कैसी है, वो है आपकी एनाटॉमी। फिजियोलॉजी यानी वो बना हुआ कैसा है, उसको फिजियोलॉजी पढ़ते हैं। तो अब टीथ की फिजियोलॉजी मैंने बता दी आपको। देखो, इंसाइजर का वर्क क्या है? कुतरने का काम करता है। कैनाइन का काम क्या है? चीरने फाड़ने। प्रीमोलर चबाने, मोलर चबाने में काम लेते हैं। ग्रीडिंग बोलते हैं जिसको, देखो इंग्लिश में ग्रीडिंग बोलते हैं, चबाने, आगे ज्यादा चबाएगा तो उसको। टीथ एनाटॉमी, टीथ की एनाटॉमी में अपन आपको बताते हैं एनाटॉमी। ये एनाटॉमी, ये टीथ है। इस टीथ का पार्ट पढ़ रहे हैं अपन। टीथ की एनाटॉमी में ये यहां से जो चलेगी उसको कहेंगे ब्लड कैपिलरी, और यहां से चलेगी उसको कहेंगे नर्व सेल्स। ये जो यहां पे ये जो चल रही है इसको क्या कहते हैं? ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स। और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं इनेमल, इनेमल। और इसके नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं डेंटिन, डेंटिन। और जो इसके जिस नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं सीमेंटम, सीमेंटम। और इसके नीचे वाले पोर्शन को बोलते हैं डेंटल प्लब, डेंटल पल्ब। अब देखिए, ये जो नीचे होती है इसको कहते हैं नर्व सेल्स, नर्व सेल्स। और इसके पास में चलती है ब्लड वेसल्स। अब मैं आपको ये जो भाग है इसको बोलते हैं क्राउन, और इसको बोलते हैं नेक, और इसको बोलते हैं रूट।
अब देखिए अपन क्या चल रहे हैं, डेंटल एनाटॉमी। तो टीथ की एनाटॉमी पढ़ा रहा हूं। इसका सबसे बाहर वाला पोर्शन है, इसको बोलते हैं आपका इनेमल। और ये इनेमल होता है जो शरीर का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। अपनी ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट यानी सबसे मजबूत पार्ट कौन सा है, तो वो है आपका इनेमल। टीथ और बोन के मैन्युफैक्चरिंग के लिए कैल्शियम और फास्फोरस की जरूरत होती है। तो आपका ये सबसे बाहर वाला पोर्शन है, ये इनेमल होता है, सबसे मजबूत पोर्शन होता है, इसलिए इसको बोलते हैं सबसे हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी। हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी क्वेश्चन आ रखा है भैया, हार्डेस्ट पार्ट यानी। अब मैं आपको पटवारी एलडीसी ग्राम सेवक में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, वो भी बता देता हूं। सबसे मजबूत पोर्शन, शरीर का सबसे मजबूत पदार्थ कौन सा होता है, तो आपका इनेमल होगा। ठीक है, अब आगे चल रहे हैं डेंटिन। इनेमल के पश्चात जो लेयर आती है उसको डेंटिन बोलते हैं। ये डेंटिन होती है सीमेंटम और इनेमल के बीच का पोर्शन। ये आपका उसको ऑर्गेनिक व इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से मिलकर बने होते हैं। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से मिलकर बने होते हैं डेंटिन और सीमेंटम। इसके पश्चात आती है आपकी जो संरचना, उसको कहते हैं डेंटल प्लब। ये सीमेंटम और डेंटिन के पश्चात आने वाली संरचना है जिसको डेंटल प्लब बोलते हैं। अब ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, इसके अंदर ब्लड वेसल चल रही है। देखिए ये इसको कहते हैं रूट कैनाल। रूट कैनाल, आपने कभी भी डेंटिस्ट के पास जाते हो तो आपके डेंट में, दांत में कहते हैं कीड़ा लागो सा, कीड़ा लगता नहीं। उसमें क्या होता है कि आपका कीड़ा लग गया है अगर, तो ब्लैकनेस आ गई है, रूट कैनाल विधि यानी आपका रूट निकल चुकी है, तो उस दांत को क्या करते हैं, टीथ को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। और अब कभी कभी क्या इसको क्या करते हैं, भरते हैं, मसाला भरते, वो कहते हैं सीमेंटम भर दिया, तो वो आपका इसमें सीमेंट भरते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये जो वेसल्स है उसको कहते हैं रूट ब्लड वेसल्स। ये क्या करती है, टीथ को क्या प्रदान करती है, एनर्जी। देखो ब्लड, अगर किसी पोर्शन में ब्लड नहीं जाता है तो वो क्या हो जाता है, ऑर्गन, जैसे आपका ब्लड के इसमें ऑर्गन में ब्लड नहीं गया तो ऑर्गन क्या होगी, ऑर्गन की डेथ हो जाती है। तो टीथ की क्या होगी, डेथ होगी। अब यहाँ पे चलती है नर्व। ये नर्व होती है को नर्वस सिस्टम में, और वो भी कौन से पार्ट में, स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड आपको कभी दांत के अंदर टीथ होते हैं, कभी भी पेन होना शुरू होता है, तो यहाँ से नर्व सेल जाएगी आपकी स्पाइनल कॉर्ड में, आपको संदेश भेज देगी या दांत में टीथ होना। कहीं कोई भी ऑर्गन में अगर कुछ मिस्टेक है तो वो, इसका रीजन ये है कि आपकी कोई भी नर्व सेल्स क्या करती है, उसको संदेश को लेके जाके स्पाइनल कॉर्ड में डालती है। स्पाइनल कॉर्ड फिर बाद में आपको कंफर्म कहती है कि यहाँ से आपके क्या है, पेन हो रखा है। तो अपन आगे चलते, ये तो थी आपकी क्राउन। ये ऊपर वाला भाग होता है उसको क्राउन बोलते हैं, बीच वाला पार्ट होता है उसको नेक बोलते हैं, और जब से सबसे नीचे वाला पार्ट 10 टीथ का, जहां पे आपकी मैंडिबुलर टीथ बोन में धंसा रहता है, उसको बोलते हैं आपका रूट। उसको क्या बोलते हैं, रूट। ये थी आपकी डेंटल एनाटॉमी। अब इसके पश्चात अपन आगे चलते हैं, तो आगे आता है आपकी कौन सी ग्लैंड, सलेवरी ग्लैंड। इससे पहले आपको टंग के बारे में बताते हैं, जीभ के बारे में बता रहे हैं। जीभ, टंग। देखो ये जो जीभ है अपनी, ये पीछे से हाइड बोन के अंदर जुड़ी रहती है। इस पे पाया जाते हैं टेस्ट बर्ड्स। अभी टेस्ट बर्ड्स के ऊपर क्वेश्चन आ रखा है 2025 का, जो 25 तारीख को जो पेपर हो रखा है, उसमें इस टेस्ट बर्ड्स के बारे में क्वेश्चन आया है। इसको बोलते हैं स्वाद कलिकाएं। टेस्ट बर्ड्स बोलते हैं, हिंदी में स्वाद कलिकाएं बोलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है तो देखना, ये जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं ये क्या करते हैं, देखो ये जो टिप भाग है यानी अगर सिरा, अगर भाग, जीभ का अगर भाग है, ये हमेशा टेस्ट, कैसा टेस्ट देगा, तो हमेशा टेस्ट देगा स्वीट, या इसको कहते हैं मीठा टेस्ट। मीठा टेस्ट। अपन क्या करते हैं, घर में चाय बनाते हैं, चाय बनाकर क्या लेते हैं, सबसे पहले टेस्ट करने के लिए अपनी जीभ के अगर सिरे पर रखते हैं, तो आपको स्वाद कैसा आता है, मीठा स्वाद आता है। तो ये प्रैक्टिकल चीजें हैं जो अपन करा रहे हैं, वो पूरी प्रैक्टिकल है, आपके बॉडी के हिसाब से चल रहा है। तो देखिए इसके अगर भाग के टेस्ट कैसा आएगा, मीठा स्वाद। इसके मिडल भाग में यानी मध्य भाग में, इस मिडल भाग में आपका टेस्ट आएगा
इसका नमकीन टेस्ट, नमकीन या साल्टी टेस्ट, साल्टी टेस्ट, नमकीन टेस्ट आता है। मिर्ची बड़ा कचौरी खाएंगे तो आपके मध्य भाग में जो जीभ का मध्य भाग है उसमें पता चलेगा कि टेस्ट कैसा है, इसका नमकीन टेस्ट है। तो नमकीन टेस्ट आपके मध्य भाग से, ये भी क्वेश्चन आ रखे हैं कि जीभ के अग्र भाग से कैसा स्वाद आता है, तो मीठा स्वाद आता है। मध्य भाग में कैसा आता है, नमकीन या साल्टी टेस्ट आता है, और इसको स्वीट टेस्ट कहते हैं। अग्र भाग से स्वीट टेस्ट। पस भाग से पूछे तो पस भाग में हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे कड़वा टेस्ट आता है, कड़वा। बीटर टेस्ट, बीटर टेस्ट कहां पे मिलेगा, जीभ के पस भाग में मिलेगा। तो आपके पस भाग में जब आप करेला खाओगे तो आपके पस भाग में जाके यहाँ आएगा, तब तक तो पता चलेगा नहीं। जब अंदर पीछे की साइड में जाएगा, जीभ के पस भाग में जाएगा, तो आपको टेस्ट कैसा आएगा, कड़वा टेस्ट आएगा। तो ये है जीभ की टेस्ट बर्ड्स के काम। अब ये आप कहोगे सर टेस्ट कैसे काम करते हैं, तो भैया यहाँ से नर्व सेल जाती है और किसमें, स्पाइनल कॉर्ड में, और आपको बताती है भैया ब्रेन के जिस हिस्से में जाती है वहां ब्रेन पार्ट में जाकर क्या देती है, भाई ये ऐसा टेस्ट है। तो ये नर्व सेल से जुड़े हुए होते हैं सब। ठीक है, ये जीभ का ये एक वॉलेंट्री मसल्स होती है। वॉलेंट्री यानी इच्छा के अनुसार जीभ को अपन काम ले सकते हैं। इसका और वर्क क्या होता है, फिजियोलॉजी क्या है जीभ की, टंग की। ये टंग क्या करती है, स्वलो करती है। स्वलो यानी भोजन को निगलने में या भोजन आया, भोजन को अंदर निगलने में काम लेती है। भोजन को अंदर निगलने में इस टंग का काम होता है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन इसको। ये पीछे हॉइड बोन से जुड़ी होती है। अब हॉइड बोन क्या होती है बता देते हैं। किसी व्यक्ति को फांसी दी जाती है तो उसकी हॉइड बोन टूटती है। हॉइड बोन के बारे में अपन आगे जो स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे तब बताएंगे। आगे चलते हैं अपन इसको आगे पोर्शन में देखते हैं। देखिए, अब यहां से बक्कल कैविटी के ऊपर एक ग्लैंड, इसका नाम क्या है, सलेवरी ग्लैंड। इसका क्या नाम है, सलेवरी ग्लैंड। ये 3 जोड़ी होती है भैया। ये कितनी होती है, 3 जोड़ी, यानी 3 पेयर सलेवरी ग्लैंड प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। ये 3 पेयर, इसके नाम बताता हूं। सबसे पहली जो ग्लैंड है जो टंग के जस्ट नीचे की साइड में पाई जाती है, इस टंग के जिसे जस्ट नीचे की साइड में होती है, जो सॉफ्ट प्लेट बोलते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, सॉफ्ट प्लेट। इस सॉफ्ट प्लेट के नीचे होती है, इसको बोलते हैं अपन सबलिंगुअल ग्लैंड। अब यहां पे पाए जाने वाली ये इस ग्लैंड को क्या कहते हैं, सबलिंगुअल। ये भी पेयर में कितनी होती है, 1 पेयर यानी एक जोड़ी। संख्या में कितनी हुई, 2। ये टंग, ये जीभ है, जीभ के जस्ट नीचे की साइड पाई जाती है, इसलिए इसको कहते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड। और ये संख्या में कितनी होती है, 2, और पेयर में कितनी होती है, 1। आगे चलते हैं अपन इसके पश्चात सबलिंगुअल ग्लैंड के अंदर ये बता दिया आपको। अब आगे दूसरी जो ग्लैंड है उसका नाम है चिक में, और चिक यानी गाल में पाई जाने वाली ग्लैंड, जिसको कहते हैं मैक्सिलरी ग्लैंड। और इसके पश्चात जब आगे चलते हैं तो यहाँ पे आती है, इसको कहते हैं कर्ण पूर्वग्रंथि या पैरोटिड ग्लैंड। कान है, इस कान के इस एयर के जस्ट नीचे की साइड में यहाँ पाई जाती है, इसको कहेंगे पैरोटिड ग्लैंड। इसको क्या बोलते हैं, पैरोटिड ग्लैंड। ये एक प्रकार की एक्सोक्राइन ग्लैंड है। मैं आपको एक क्लास में बता चुका हूं कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड वे ग्लैंड जो नलिका विहीन होती है, डक्ट लेस होती है। सॉरी, एक्सोक्राइन ग्लैंड जिसमें नलिका पाई जाती है, और जो पर्टिकुलर ऑर्गन में खुलती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड उनको बोला जाता है जिनके द्वारा एंजाइम का सिक्रेशन होता है, और जिनमें नलियां पाई जाती है, इसमें डक्ट पाई जाती है। इसमें क्या होगी, डक्ट पाई जाती है। तो ये सलेवरी ग्लैंड एक प्रकार की एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर नलिका पाई जाती है, और इनसे हमेशा एंजाइम का सिक्रेशन होता है। अब एक और सिस्टम पढ़ेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम। उस टाइम आपको बताया जाएगा एंडोक्राइन सिस्टम में कि भाई एंडोक्राइन सिस्टम जब पढ़ाऊंगा तो उसमें ध्यान रखना, एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, उनमें नलिका नहीं पाई जाती है। एंडोक्राइन ग्लैंड में नलिका नहीं पाई जाती, जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड में नलिका पाई जाती है।
मैंने बीच में कभी अगर गलत छोटा सा मिस्टेक हो गया तो टेंशन मत लेना, मैं आपको वापस बता रहा हूँ। एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर नलिका पाई जाती है, एंडोक्राइन ग्लैंड में नलिका नहीं पाई जाती है। उसमें हार्मोन स्रावित होता है, इसमें एंजाइम स्रावित होते हैं। ठीक है, अब अपन आगे इसके बारे में एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे वापस। तो अभी यहाँ से आगे चल रहे हैं अपन। अब यहाँ पे सलेवरी ग्लैंड बता दी मैंने को, सब लिंगुअल, सब मैक्सिलरी और पैरोटिड। सब लिंगुअल जीभ के जस्ट नीचे की साइड, सब मैक्सिलरी गाल में पाई जाती है। पैरोटिड ग्लैंड आपके यहाँ कर्ण पूर्व ग्रंथि भी कहते हैं, इसको कान से पहले पाई जाती है, यहाँ पाई जाती है, इसलिए इसको कर्ण पूर्व ग्लैंड कहते हैं। अब इनसे जो एंजाइम सिक्रेशन होते हैं उनके बारे में बता देता हूं। एंजाइम, और हमेशा एक ध्यान रखना कि जब जब मैं आपको एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलूं, जब जब एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलूं तो वहां से हमेशा एंजाइम निकलेंगे, एंजाइम निकलेंगे भैया, एंजाइम। ये एंजाइम कौन कौन से होते हैं तो बताते हैं। इससे दो एंजाइम निकलेंगे, एक तो आपका टाइलिन और एक होगा आपका लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है भैया कि मानव की कंप्यूटेशन के हिसाब से बता रहा हूं, मानव की लार ग्रंथि में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन भी पाया जाता है और लाइसोजाइम भी पाया जाता है। दोनों एंजाइम होते हैं इसके अंदर, टाइलिन भी होगा, लाइसोजाइम भी होगा। टाइलिन का काम, वर्क ऑफ टाइलिन, ये क्या करता है कि भोजन में जो स्टार्च है, अब सर स्टार्च क्या होता है, अब 10th 12th अच्छी तरह से नहीं पढ़ते हैं तब ये प्रॉब्लम होती है। स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, माल्टोज। अब ये स्टार्च क्या है बताता हूं आपको। स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है, पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड, जब ये पॉलीसैकेराइड है, ये टाइलिन की उपस्थिति में स्टार्च किस में कन्वर्ट होता है, माल्टोज में। ये टाइलिन क्या करेगा, स्टार्च को माल्टोज में तोड़ेगा। इन प्रेजेंस ऑफ टाइलिन, इन प्रेजेंस ऑफ टाइलिन स्टार्च कन्वर्ट इनटू द माल्टोज। अब ये स्टार्च है माल्टोज में कन्वर्ट हो रहा है सर, तो टाइलिन के प्रेजेंस में हो रहा है। कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में, टाइलिन के प्रेजेंस में। टाइलिन का काम अगर पूछे आपको कि इसका वर्क क्या होता है, ये स्टार्च को माल्टोज में तोड़ने का काम करता है। किसको, स्टार्च को माल्टोज में तोड़ने का काम होता है किसके प्रेजेंस में, टाइलिन के, या इसी का दूसरा नाम है एमाइलेज। इसी का दूसरा नाम क्या है, एमाइलेज। एमाइलेज ये एंजाइम क्या करते हैं, स्टार्च को माल्टोज में तोड़ते हैं। ये है पॉलीसैकेराइड, यानी जब एक अणु होता है C6H12O6, ये ग्लूकोज का एक अणु है। अब इसमें बहुत सारी कड़ियां जुड़ी होगी ग्लूकोज की, एक अणु, दूसरा अणु, तीसरा अणु। दो से ज्यादा होते हैं उसको, दो होते हैं तो उसको डाइसैकेराइड, तीन होते हैं तो उसको पॉलीसैकेराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलीसैकेराइड। अगली साल आपका सेकंड ईयर में बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट है, उस बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट में आपको एक एक चीज बताई जाएगी कि भाई कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। ये क्या है, पॉलीसैकेराइड। इस पॉलीसैकेराइड को मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड में तोड़ने वाला एंजाइम क्या है, टाइलिन। अब आप कहोगे सर स्टार्च क्या होता है, स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। ये आलू में, चावल में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोडक्ट होता है। डायबिटीज पेशेंट को स्टार्च नहीं लेना चाहिए क्योंकि इसको तोड़ने में ज्यादा है। आप कहोगे सर आप शुगर लेते हो ना, शुगर से भी खतरनाक है आलू और चावल। ये पोटैटो और राइस जो ले रहे हैं ना बंदे, उनके लिए सबसे खतरनाक है डायबिटीज वालों को, और डायबिटीज वाले पेशेंट को बोल रहा हूँ जो डायबिटीज मेलाइटस शुगर से पीड़ित है, जिसको इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होने वाला रोग है। अभी पढ़ेंगे आगे। स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम क्या है, टाइलिन। ये पॉलीसैकेराइड है, ये डाइसैकेराइड है। डाइसैकेराइड यानी दो अणु। अब पॉलीसैकेराइड किस में टूट रहा है, डाइसैकेराइड में। यानी अब इतने सारे अणु थे, उनमें से क्या हो गया, दो अणुओं में टूट गए। अब कार्बोहाइड्रेट के दो अणु हैं तो उसको कहेंगे, ये माल्टोज में दो अणु होते हैं तो इसको कहते हैं डाइसैकेराइड। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन, आगे बढ़ रहे हैं अपन। दूसरा एंजाइम बता रहा हूं आपको, देखो पहला एंजाइम टाइलिन बता दिया, दूसरा एंजाइम है आपका लाइसोजाइम। लाइसोजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम ये कहां से स्रावित होता है, ये भी लार ग्रंथि से स्रावित होता है। इसका काम क्या होता है, ये अगर आप कंपटीशन के लेवल तैयारी कर रहे हो तो ये क्या करता है, बैक्टीरिया आ रहे हैं, बैक्टीरिया,
इस बैक्टीरिया, फूड में बैक्टीरिया आ रहे हैं, उन बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है, बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। और DMLT DRT कर रहे हैं, उनके लिए पूरा लाइन में लिख रहा हूं, लाइसोजाइम इट इज वर्क, it kill the bacteria present in food। अब आपने जो फूड लिया है, उस फूड को मुंह में लेते ही लाइसोजाइम क्या करेगा? अब आपको पता है छोटे बच्चे होते हैं, हाथ धोते नहीं है, खाना खा लेते हैं, तो उसके जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं? अंदर की तरफ चले जाते हैं, अंदर मुख में चले जाते हैं। अब वो बैक्टीरिया को मारने के लिए अपने शरीर के अंदर सिस्टम बने हुए हैं, जैसे लाइसोजाइम है। अभी आगे WBC भी पढ़ाऊंगा, जिसको शरीर का सैनिक, सोल्जर ऑफ बॉडी कहते हैं, वो भी पढ़ाएंगे अपन जब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे। तब आपको बता देते हैं लाइसोजाइम का काम, वर्क क्या है? किल द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन फूड। माउथ में जैसे ही बैक्टीरिया जाया, उस बैक्टीरिया को किल करने का काम करेगा लाइसोजाइम। और एक और चीज साथ में बता देता हूं आपको, कंपटीशन क्वेश्चन पूछते हैं कि मानव के, ह्यूमन के आई में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो वो आई में भी ये लाइसोजाइम एंजाइम होता है, ये अश्रु ग्लैंड में भी ये लाइसोजाइम एंजाइम होता है। इसका काम क्या होता है? आंख में जो बैक्टीरिया, वायरस या फंगस जो भी है, उनको किल करने का काम करता है। ये लाइसोजाइम बैक्टीरिया को किल करने का काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं, दोनों एंजाइम हो गए, एक टाइलिन हो गया, एक लाइसोजाइम हो गया। अब आगे अपन जो पढ़ रहे हैं, सैलिवरी ग्लैंड के पश्चात आपके आती है फेरिंग्स। सैलिवरी ग्लैंड 3 प्रकार की बता दी, फेरिंग्स बता रहा हूं। देखो भैया, बहुत टाइम ज्यादा लग रहा है, तो अपन क्या कर रहे हैं, इसको फटाफट थोड़ा जल्दी चल रहे हैं, क्योंकि टाइम इसको मैनेज करना, मेरे को 7 दिन के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट करें, 5-7 दिन में, 3 दिन तो हो गए आपके। तो आज इस फेरिंग्स के बारे में बताता हूं। फेरिंग्स आपकी कितनी होती है? तो फेरिंग्स क्या होती है? पहले तो ये लंबी नली के समान संरचना, छोटी नली के समान संरचना होती है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम, और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों का कॉम्बो ऑर्गन होता है। अब क्या होगा सर, कॉम्बो ऑर्गन कैसे? इसी पार्ट से आपकी भोजन जाएगा, इसी पार्ट से श्वास जाएगा। तो अब क्या करते हैं कि ये इसका काम होता है, भोजन को भोजन नली में भेजे, श्वास को श्वास नली में भेजे। इसके लिए फेरिंग्स के ऊपर एक ढक्कन होता है, जिसको कहेंगे एपिग्लोटिस। ये एपिग्लोटिस क्या करता है कि जब अपन भोजन कर रहे हैं, तो भोजन नली के ऊपर ये क्या करेगा, श्वास नली पर क्या कर देगा, ढक्कन लगा देगा, जिसको ट्रैकिया बोलते हैं। ट्रैकिया के ऊपर ढक्कन लग गया। अब क्या, भोजन नली में चला गया, श्वास जैसे ही भोजन नली में गया, फिर वापस खुल जाता, ओपन हो जाता है एपिग्लोटिस। भोजन नली में जाने के पश्चात श्वास नली में जाने के लिए वापस ओपन होता है ये। अब इसका क्या होता है प्रॉब्लम, कभी कभी अपन क्या करते हैं, खाना खाते वक्त क्या करते हैं, बोल रहे हैं, या फिर अपन एकदम खाना खाते वक्त हंस लिया ज्यादा, तो वो क्या होता है, भोजन के जो फूड पार्टिकल होते हैं वो क्या चले जाते हैं आपके ट्रैकिया के अंदर, जिससे क्या होता है, आपका एकदम आपके अंदर कहने हिचकी आउंड होगी। आपको कोई हिचकी वो इसके कारण आती है, आपको कहने याद करंट होगा सर, कोई याद नहीं करता आपको। जब तक आप DMLT DRT या कुछ पोजीशन धारण नहीं करोगे, तब तक कोई याद नहीं करेगा। तो पढ़ना है अपन को, और अपन को सिलेक्शन लेना है। तो देखिए फेरिंग्स क्या है, ये फेरिंग्स 3 प्रकार की होती है। लंबी नली है, ये सम्मिलित ऑर्गन होता है, इसे 3 प्रकार होते हैं। एक पहला होता है नेजोफेरिंग्स। दूसरी होती है ओरियोफेरिंग्स। तीसरी होगी आपकी नेजोफेरिंग्स, ओरियोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। देखो इन तीनों के बता दूं, ये नाक में खुलती है, इसलिए इसको कहते हैं नेजोफेरिंग्स। और दूसरी ओरियोफेरिंग्स, ये आपके माउथ में खुलती है, ओरल कैविटी में खुलती है, इसलिए इसको कहते हैं ओरियोफेरिंग्स। तीसरी है आपकी लैरिंगोफेरिंग्स, इसको कहते हैं कंठ ग्रसनी, इसको कहते हैं नासा ग्रसनी, इसको कहते हैं मुख ग्रसनी। और तीसरी आपकी नेजो, आपको कभी भी दवाई कान में डालते हैं तो कभी कभी आपके मुख में टेस्ट आता है, ये मैं अभी एक प्रैक्टिकल करके बता रहा हूं। कभी कभी नाक में डालते हैं तो आपके मुख में आ जाती है। तो ये इसी वजह से नेजोफेरिंग्स, ओरियोफेरिंग्स और आपकी लैरिंगोफेरिंग्स, इसको कंठ ग्रसनी कहते हैं। वोकल कॉर्ड कहते हैं जिसको, वोकल कॉर्ड, आवाज बाहर निकलती है ना, ये इस लैरिंगोफेरिंग्स के कारण निकलती है, इसको कहते हैं वोकल कॉर्ड, लैरिंगोफेरिंग्स। तो ठीक है, इसको
समझ आया तो अपन आगे चलते हैं भैया। नहीं आता है तो आप कमेंट में मेरे को बोलिए कि सर इसको वापस समझाओ, तो मैं वापस समझाऊंगा। कमेंट करें जिससे आपको भी पता चले, मेरे को भी पता चले कितना समझ में आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, तो उसके हिसाब से अपन आगे चल रहे हैं। तो आगे अब इसके पश्चात आगे आती है आपकी लंबी नली जिसका नाम है इसोफेगस। अब इसोफेगस के बारे में बढ़ रहे हैं आगे। इसोफेगस भैया थोड़ा फास्ट चल रहा हूं, ऑफलाइन क्लास में अपने वैसे चल रहे हैं। तो ये इसोफेगस लंबी नली यहां से चलती है और ये आके खुलती है स्टोमा के अंदर। इस नली के बारे में बता रहा हूं, इसोफेगस क्या होती है। इसोफेगस एक इसको भोजन नली या फूड नली भी कहते हैं। ये यहां से चलेगी आपके और यहां से आगे जाकर खुलेगी आपके कहां पे, स्टोमा के अंदर। इसको कहते हैं आपका इसोफेगस। और इसमें एक मूवमेंट होता है, कोई भी तरह का डाइजेशन इसोफेगस में नहीं होगा। इसमें सिर्फ ओनली क्या होगा, मूवमेंट। इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये एक ऐसा मूवमेंट होता है जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं कर्मा कुंचन गति। आपको पूछेंगे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के अंदर, मानव के डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन सी मूवमेंट होता है, तो आपका मूवमेंट होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। इसको कर्मा कुंचन गति बोलते हैं। और ये होता कैसे है तो बताते हैं। एक बार फैलेगी, इसको कॉन्ट्रैक्शन, एक बार कॉन्ट्रैक्शन एक बार रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। आप कभी देखा होगा आपने, जब चूहा को सांप ईटिंग करता है तब क्या होता है, वो धीरे धीरे इसको ऐसे सिकुड़ता है, फैलता है। वैसे वैसे अपने शरीर के अंदर इसोफेगस है, ये क्या करती है, एक बार तो फैलेगी, इसको कहते हैं रिलैक्सेशन, फिर वापस कॉन्ट्रैक्शन होगी, फिर रिलैक्सेशन होगी, फिर कॉन्ट्रैक्शन होगी। अब देखो आप, एक पाइप होता है, पाइप के अंदर कोई भी, मान लो कोई कुछ कचरा फंस गया है, आप क्या करते हो, उसको दबाते हो एक बार, फिर बाद में रिलैक्स करते हो, दबाते हो रिलैक्स करते हो। वैसे वैसे प्रोसेस अपने बॉडी के अंदर होता है। वो क्या पोर्शन आगे खिसकता जाता है, इसको कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, फिर इसको बोलते हैं अपन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, गति होती है शरीर में। अब ये फूड आगे जाता है और यहाँ पे आता है, इसको कहेंगे अपर इसोफेगल स्फिंक्टर। इसोफेगल स्फिंक्टर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, इसोफेगल स्फिंक्टर। या ये इसोफेगल स्फिंक्टर क्या होगा, जैसे ही फूड आया, इस फूड के आते ही ये ओपन होता है। इसको बोलते हैं इसोफेगल स्फिंक्टर। ये क्या करेगा, जैसे ही फूड आया, देखो भैया यहाँ पे ये वाल यहाँ पे लगा होता है, ये वाल क्या हुआ, ओपन हुआ। ये ओपन होते ही क्या, फूड कहाँ पे गिराएगा, स्टोमा के अंदर। ये जे आकार की संरचना का एक अंग होता है, ऑर्गन होता है। इस ऑर्गन के अंदर आगे बढ़ते हैं अपन। जैसे ही ये स्फिंक्टर ओपन हुआ, फूड कहाँ पे गिरा, स्टोमा के अंदर। इसका काम क्या हुआ इसोफेगस का, कुछ नहीं, सिर्फ भोजन को कहाँ लेके जाना है, स्टोमा के अंदर लेके जाना है। अब स्टोमा में फूड आता है, स्टोमा में फूड आते ही क्या करेगा भाई, स्टोमा की एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़नी है अब अपन को। तो अपन चलते हैं स्टोमा के ऊपर। आपको 3 चीजें मैंने बता दी है और इसके नोट्स आपको पीडीएफ उपलब्ध होगी। तो अपने इस चैनल के ऊपर पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी, या आपको ग्रुपिंग में जो डाल दी जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम को, उसमें जो भी है उसमें आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। अब देखिए, ये है आपका स्टोमा। इसका जो ऊपर वाला भाग होता है इसको कहते हैं फंडस। ये जो बीच वाला भाग होता है इसको बोलते हैं बॉडी। और सबसे नीचे वाला भाग होता है पाइलोरी। इसोफेगस का सबसे ऊपर वाला पार्ट, जहां पे अपर इसोफेगल स्फिंक्टर लगा होता है, इसका जो पहला पार्ट होता है उसको बोलते हैं फंडस। और जो बीच वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं बॉडी। और सबसे नीचे वाला पार्टन होता है उसको पाइलोरी बोलते हैं। जो पाइलोरी भाग होता है वो ड्यूडेनम, छोटी आंत का पहला पार्ट है, वहां पे आके खुलेगा। यहाँ पे भी स्फिंक्टर लगे होते हैं, जो क्या है, भोजन को क्या छोटी आंत में पचने से पहले आने से रोकते हैं। अब क्या होगा, ये जो आमाशय है, इसको स्टोमा या आमाशय बोलते हैं। इस आमाशय के पहला पार्ट है फंडस, दूसरा बॉडी और तीसरा पाइलोरी। इस स्टोमा के बारे में बता रहा हूं। स्टोमा एक जे आकार का संरचना का ऑर्गन होता है। इसको 3 भागों में बांटा गया है, फंडस, पाइलोरी
फंडस बॉडी पाइलोरी। अब स्टोमा के अंदर 3 लेयर भी होती है, यानी 3 सेल्स भी होती है। उन 3 सेल्स में पहली है ऑक्जेंटिक सेल, ऑक्जेंटिक सेल्स। अब हिंदी वाले इसको बोलते हैं अम्लजन कोशिका, अम्लजन कोशिका। दूसरी सेल है जिसको कहते हैं म्यूकस, म्यूकस, या इसको कहते हैं आपका श्लेष्मा कोशिका, श्लेष्मा। म्यूकस को इंग्लिश में म्यूकस कहते हैं भाई, और हिंदी में श्लेष्मा कोशिका बोलते हैं, श्लेष्मा कोशिका या म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस सेल। और तीसरी सेल होती है इसमें जाइमोजन, जाइमोजन, या इसको बोलते हैं चिप सेल, चिप सेल्स, चिप सेल्स। ऑक्जेंटिक सेल्स, अब एक एक सेल्स का वर्क देख रहे हैं अपन। ऑक्जेंटिक सेल्स का वर्क होता है HCl का सिक्रेशन करना, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये जो अम्ल है, आपको अब कभी कभी बंदे 10-12 ढंग से नहीं करते हैं, उसको ये भी पता नहीं होता अम्ल क्या होता है और सार क्या होता है, तो वो भी एक बार बता देते हैं। देखो, एसिड वो होते हैं, अब इसकी 3-4 थ्योरियां हैं, वो अब आप पढ़ के आए हो, वापस इसको मैं नहीं पढ़ा सकता। मैं इतना बता सकता हूं आपको, HCl इस pH स्केल की खोज करने वाला सोरेनसन था। सोरेनसन ने बताया कि भाई ये pH स्केल है 0 से 6.9 तक, यहां तक तो होती है एसिडिक, और 7 पे होती है न्यूट्रल, उदासीन बोलते हैं इसको। अब 7.1 से सारी है बेसिक हो जाती है, बेसिक, और 14 तक ये चलती है। तो ये आपको ध्यान रखना, इसको HCl बोलते हैं। आपकी ऑफलाइन क्लास में एक एक चीज इसको करवा चुका हूं मैं। तो इसमें आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, एक एसिडिक pH के ऊपर। तो आपको पूछे स्टोमा की pH कितनी होती है, तो pH होती है इसकी एसिडिक होती है, और 1 से 3 के आसपास, 1.3 के 1.1 से लेकर 3 के आसपास होती है। अब आपको सर अपने जो तेजाब काम लेते हैं उससे तो जल जाते हैं, इससे नहीं जलते हैं। इससे भी खतरनाक, घर वाले काम लेते हैं ना घर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उससे भी खतरनाक है ये। जो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जिसकी जो अंदर शरीर में बना हुआ है, इसकी pH इतनी खतरनाक होती है कि इसको बाहर निकाल के अपने मुख के ऊपर डाल देना तो अपना मुख जल जाता है। तो सर अपना स्टोमा क्यों नहीं जलता है, तो अभी वो चल रहे हैं अपन आगे। देखो, पहली सेल ऑक्जेंटिक सेल्स, इसका काम है एसिड का सिक्रेशन करना। कौन से एसिड का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सिक्रेशन करना। और ये क्या करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका वर्किंग बताते हैं आपको। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का वर्किंग ये क्या करेगा, भोजन के अंदर, आपको मैंने पहले बोला था लाइसोजाइम के बारे में, अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में। ये भोजन में आए हानिकारक बैक्टीरिया, इन हार्मफुल बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, इसको बैक्टीरिया को किल करने का काम करता रे। ये क्या करेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो भी बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया है, उनको मारने का काम करता है, पहला काम। दूसरा काम है जो चिप सेल्स है, इसके द्वारा आपका मुख्य कोशिका बोलते हैं इसको, मुख्य कोशिका, चिप सेल्स, ये क्या करेगी कि आपके पेप्सिन का सिक्रेशन करती है, पेप्सिन। अब इस पेप्सिन को एक्टिव करने का काम कौन करेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करेगा। इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फंक्शन होता है कि ये जो पेप्सिन है उसको एक्टिव करके आपका क्या काम करे, प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। प्रोटीन क्या होता है, ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और कार्बन से बनकर मिला होना यौगिक होता है प्रोटीन। इसकी सबसे छोटी यूनिट होती है एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, ध्यान रखना। अब ये एमिनो एसिड मिलकर किसका निर्माण करते हैं, प्रोटीन का। तो अपन यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सेल्स क्या ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करेगा, इस पेप्सिन को एक्टिव करके प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ने का काम करता है। अब दूसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम, ये भोजन में आए हानिकारक या हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। तीसरा वर्क क्या है इसका, और बताता हूं। जो मांसाहारी प्राणी होते हैं तो उनके अंदर क्या होता है, हड्डी तक को गिला देता है। ये इतना आपको क्या है, कभी कभी हड्डी निगल लेते हैं वो, तो उस हड्डी को गिलाने के लिए काम आता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आप कुछ भी खाओ आपके शरीर में पच जाता है, इसका कारण क्या है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो पचाने में सहायता करता है। तो आगे चलते हैं अपन दूसरी सेल। अब आप कहोगे सर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल शरीर को क्यों नहीं जलाता है, तो अब ये आपकी दूसरी सेल है जिसका नाम है म्यूकस मेम्ब्रेन या म्यूकस
या इसको बोलते हैं श्लेष्मा कोशिका। तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन सिक्रेशन करती है म्यूकस को होते हैं श्लेष्मा को। ये श्लेष्मा की लेयर बनाएगी स्टोमा के ऊपर। अब आपकी मोम की जैसी लेयर होती है, मोम होती है ना, मोमबत्ती जलाओ, मोम कितनी मजबूत है जो आप उन्हें वो क्या करती है, उसको कांटेक्ट होने से रोकती है। स्टोमा की लेयर में कांटेक्ट होने से रोकने का काम करती है कौन सी, म्यूकस मेम्ब्रेन। ये क्या करेगी, स्टोमा को जलने से बचाती है। कभी कभी क्या होता है, अपन ज्यादा एसिडिटी हो जाती है, इसका रीजन होता है कि एक और भी बताता हूँ कि आप भोजन तेली चीजें ज्यादा खाते हो तो आपके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है शरीर के अंदर। इसको कहते हैं कि भाई एसिडिटी हो गई। अब एसिडिटी को रोकने के लिए, या फिर अगर लंबे समय से आपकी एसिडिटी होती है तो उसको स्टोमा के अंदर छोटे छोटे खड्डे पड़ जाते हैं, इसको बोलते हैं स्टोमा अल्सर। और ये अल्सर ठीक नहीं होता है तो आपके मुख में छाले होते हैं ना, वैसे स्टोमा के अंदर छाले पड़ जाते हैं, इसको बोलते हैं अल्सर। और अगर अल्सर का ट्रीटमेंट टाइम पे नहीं करते हो तो ये धारण कर लेता है कैंसर, इसको बोलते हैं स्टोमक कैंसर। इसको क्या बोलते हैं, स्टोमक कैंसर। अब ये देखिए, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ट्रीटमेंट क्या है तो बता देते हैं। ये ट्रीटमेंट वैसे डीएमएलटी डीआरटी के अंदर आपका ट्रीटमेंट नहीं है, पर मैं आपको फार्मेसी के हिसाब से और बीएससी नर्सिंग के हिसाब से बता रहा हूं। तो देखिए, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये जो कंपटीशन वाले तैयारी कर रहे हैं उसके अंदर भी क्वेश्चन पूछते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को न्यूट्रल करने के लिए आप क्या दोगे, तब आपको एक नाम आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH का होल्ड्रॉइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये क्या करेगा, इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इनो होता है ना, इनो के अंदर आपका यही डाला जाता है साल्ट, ये क्या करता है, इन दोनों को रिएक्शन होती है, इसको कहते हैं एसिड बेस रिएक्शन। आप इस चीजों को 11-12 में पढ़ा होगा, पर मैं आपको इसमें बताता हूं कि ये इसके साथ क्रिया करके बना लेता है मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, और इसको बोलते हैं लवण, साल्ट, और इसके साथ बनता है जल। इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइज रिएक्शन। और आपको दो रिएक्शनें पड़ी होगी कि एक तो होती है मंद अभिक्रिया, एक होती है तीव्र अभिक्रिया। ये है आपकी तीव्र अभिक्रिया, तभी तो कहते हैं इनो पियो 2 मिनट के अंदर आपका एसिड खत्म। तो ये प्रोसेस है, इसके अंदर आप साइंस के हिसाब से देखोगे ना हर चीज को, उसको आपको पता चलेगा कि शरीर के अंदर कैसे इफेक्ट हो रहा है। तो ये MgCl2 क्या करता है, MgOH का ऑल्ट्राइड। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है भैया, कंपटीशन के अंदर पूछा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, उसका फॉर्मूला बोलिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसको एंटा एसिड बोलते हैं। फार्मेसी वाले सुन लीजिए, आपका पूरा एक चैप्टर होगा एंटा एसिड के ऊपर। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, एंटा एसिड। और कंपटीशन वालों के लिए भी काम की चीज है, इसमें पूछा हुआ है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, ये एंटा एसिड होता है। एंटा एसिड उसे बोलते हैं जो एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं, उसको एंटा एसिड बोलते हैं। ये है एंटा एसिड। अब आगे चलते हैं, इसके अंदर ये होता है एंटासिड, या इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। ओके, ये आपके कंपटीशन या एंटासिड के रूप में फार्मेसी वालों के काम आएगा आगे। तो आगे ये श्लेष्मा मृत होगी, तीसरी होगी चिप सेल्स। अब आपके इसके अंदर से प्रोटीन का पाचन यहाँ पे इसमें सबसे ज्यादा होता है स्टोमक के अंदर। अब आगे चलते हैं, तो आगे आते हैं आपकी स्टोमक के पश्चात एक और बता देता हूं, इसके नीचे ग्लैंड आती है जिसका नाम है आपका पैनक्रियाटिक ग्लैंड। इससे पहले लीवर आता है, लीवर बताते हैं। लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ये टॉपिक लीवर के बारे में बता रहा हूं आपको। लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड, बिग ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, शरीर की रासायनिक फैक्ट्री, केमिकल फैक्ट्री, जिसमें आपकी प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, यूरिया का निर्माण भी आपके लीवर में होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि यूरिया का निर्माण कहां पे होता है। यूरिया का निर्माण होता है मानव के लीवर के अंदर, ऑर्निथिन साइकिल के द्वारा। ये लीवर एक ऐसा ऑर्गन है, अभी क्वेश्चन भी आया हुआ है लीवर के बारे में। तो लीवर एक बिग ग्लैंड है, लीवर केमिकल फैक्ट्री है। लीवर के अंदर बाइल जूस बनते हैं। बाइल जूस क्या क्या होते हैं, तो बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, ये वर्णक होते हैं। इनका निर्माण बाइल जूस कहते हैं इनको। इनका निर्माण लीवर में होता है, और ये लीवर से कहां पे जाती है, गॉल ब्लैडर में। इस गॉल ब्लैडर को कहते हैं पित्ताशय। अब आपको क्वेश्चन पूछेंगे हिंदी वालों को ऑब्जेक्टिव में कि पित्त लवण का निर्माण कहां पे होता है, आप सीधा उत्तर देंगे कि पित्ताशय में। अरे भैया, पित्ताशय को भंडारण करता है, वो बनाता नहीं है, बनाने वाला है आपका लीवर।
यकृत बनाता है। उत्तर को ढंग से समझो, प्रश्न को ढंग से समझोगे तब उत्तर ढंग से दे पाओगे। बनता तो है लीवर में, स्टोर होता है आपका गॉल ब्लैडर में। क्या? बाइल जूस। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं तो इसलिए बार बार बता रहा हूं आपको। बाइल जूस का निर्माण होता है आपका लीवर में और स्टोर होता है, भंडारण होता है पित्ताशय में, जिसको गॉल ब्लैडर बोलते हैं। आगे चलते हैं तो ये गॉल ब्लैडर से, ये पित्ताशय से जो निकलता है पित्त लवण, इसको बोलते बाइल जूस। ये बाइल जूस आएंगे ड्यूडेनम के पहले पार्ट, छोटी आंत के पहले पार्ट में, ड्यूडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में। ये बाइल जूस करते हैं क्या है तो देखना, आपने जो घी और तेल खाए हैं यानी फैटी एसिड खाया है, फैट खाई है, इस फैट को पचाने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं इमल्सिफिकेशन। ये इमल्सिफिकेशन करेंगे कौन? बाइल जूस। इसको बोलते हैं बाइल जूस। ये होते हैं आपके शरीर के अंदर जो घी और तेल है उनको पायसीकरण करने का काम करेंगे, वसा का पायसीकरण करने का काम करते हैं, पायसीकरण या इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। ये बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, ये दो वर्णक होते हैं, इनको पायसीकरण करने का या इमल्सिफिकेशन करने का काम करते हैं। ड्यूडेनम के पहले पार्ट में आके खुलते हैं। छोटी आंत आती है अब आपके, छोटी आंत से पहले एक ग्लैंड और आ जाती है जिसको कहेंगे आपकी पेनक्रियाटिक ग्लैंड। इसको थोड़ा मैं आज समझा देता हूं, फिर कल अपन आगे लेंगे इसके अंदर। तो पेनक्रियाटिक ग्लैंड क्या होती है अब आगे समझते हैं इसके अंदर। पेनक्रियाटिक ग्लैंड या अग्नाशय ग्रंथि, पेनक्रियाटिक ग्लैंड या अग्नाशय ग्रंथि। देखिए इधर भैया सुनिए, अब आगे तो कोई बैठा नहीं, कौन सुनने वाले तो आप ही हो, जब ऑनलाइन सुनोगे तो भैया मैं तो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वीडियो। तो देखिए अब इसको बोलते हैं पेनक्रियाटिक ग्लैंड, पेनक्रियाटिक ग्लैंड, इसको बोलते हैं अग्नाशय ग्रंथि, और इसी को बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि। यार सर ये क्या नाम आ गया, अब मिक्स ग्लैंड क्यों कह रहे हैं इसको? अरे भैया अपन को दो ग्लैंड पड़ी है, एक ग्लैंड पड़ी है एक्सोक्राइन, एक पड़ी है एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, देखिए एक्सोक्राइन और दूसरी है एंडोक्राइन। अब देखिए एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन के बारे में। एक्सोक्राइन वे ग्लैंड होती है जिनमें नलियां पाई जाती है, डक्ट होती है, इसमें डक्ट होती है, इसलिए इसको कहते हैं एक्सोक्राइन। और इनसे हमेशा क्या निकलेगा, अभी बताया, एंजाइम निकलेंगे। क्या निकलेंगे? एंजाइम निकलेंगे। अब इसको मिश्रित ग्लैंड क्यों कहते हैं वो समझा रहा हूं, देखो भैया। अब कहोगे सर बार बार क्यों समझा रहे हो, तो बार बार इसलिए समझा रहे हैं भैया कि यहाँ पे ये पेनक्रियाटिक ग्लैंड है, मिक्स ग्लैंड है, ये एक्सोक्राइन का भी काम करती है, एंडोक्राइन का भी काम करती है। तो इसमें सर नलिका भी पाई जाती है? हाँ पाई जाती है भैया, इसमें नलिका भी पाई जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड में नलिका नहीं होती है, इसलिए इसको बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। और आपकी पेनक्रियाटिक ग्लैंड है, इसमें दोनों प्रकार का काम होता है। ये सीधे ब्लड में भी हार्मोन को मिलाती है और एंजाइम का सीक्रेशन भी करती है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मिक्स ग्लैंड। अब इसको आगे पढ़ेंगे कल अपन। धन्यवाद आप सभी का जो सब्सक्राइब कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं, आपका साथ रहेगा, हम आगे बढ़ेंगे आपको साथ लेके। धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो सब्सक्राइब और लाइक किए हैं, जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी फायदा है, और आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और लाइक करें, जिससे मेरे को भी कॉन्फिडेंस आए भाई आगे और आपको प्रॉफिट देवें। धन्यवाद सब।